हेलो स्टूडेंट्स, यूवी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का लेसन 1 शीत युद्ध का दौर, इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, पार्ट सेकंड। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट पार्ट कराया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि शीत युद्ध क्या था और शीत युद्ध किस दौर में चला और किन महान शक्तियों के बीच में शीत युद्ध चला था। मैंने आपको बताया था कि पूरा संसार ही दो गुटों में बट गया था, एक तरह से अमेरिका और सोवियत संघ, और ये महान शक्तियां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये महान शक्तियां बनकर उभ रही थी और इन्होंने अपने आप को आगे अपने आप को पूरे संसार में महान दिखाने के चक्कर में और शक्तिशाली दिखाने के चक्कर में पूरे संसार को ही एक तरह से दो हिस्सों में बांट दिया था। तो इन दोनों शक्तियों के बीच में ही शीत युद्ध चला था और इसी के आगे का पार्ट्स मैं आपको अभी करा रही हूँ। तो देखो, शीत युद्ध के आता है क्वेश्चन 1 आपके 12th क्लास में, बोर्ड में कई बार 4 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शीत युद्ध के मुख्य कारण क्या थे। मतलब क्या वजह थी कि शीत युद्ध छिड़ा था, मतलब ऐसी क्या बातें हुई थी कि दोनों महाशक्तियों के बीच में जो कभी दोस्त रहे थे उनके बीच में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतनी ज्यादा दरार कैसे पड़ गई थी, क्या वजह थी। तो देखो बच्चों, एक तो था कि महान शक्ति बनने की होड़, यानी दोनों ही शक्तियां चाहती थी कि पूरे विश्व के जो और देश हैं उन पर हमारा दबदबा बना रहे। यानी दोनों को ये लगता था कि मैं ज्यादा महान हूं और दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में और एक दूसरे से आगे निकलने की जो होड़ थी उसके चक्कर में और अपने आप को महान दिखाने की जो शक्ति पावर था, जो शक्ति प्रदर्शन था, उसके चक्कर में जो होड़ लगी हुई थी, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं शीत युद्ध का ये कारण बना था। दूसरा है इसमें हथियारों की होड़। एक तरह से अगर देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों शक्तियों को ये लगने लगा था कि कहीं किसी मोड़ पर युद्ध छिड़ गया तो कहीं हमारे जो हथियार है वो कम ना पड़ जाए। इसलिए इस भावना की वजह से, क्योंकि मन में उनके हमेशा ही एक खौफ रहता था, एक डर रहता था कि पता नहीं किस समय पर युद्ध हो जाएगा, कौन से मोड़ पर हमारे बीच में, दोनों शक्तियों के बीच में युद्ध हो जाए और कहीं हमारे जो हथियार है, हमारे पास जो खेमा है वो कम ना पड़ जाए। इसलिए दोनों ही शक्तियों ने हथियारों के जो है अंबर लगा लिए थे, पूरा जखीरा ही इकट्ठा कर लिया था हथियारों का। और ये होड़ थी, जो यही वजह थी कि उनके अंदर एक आशंका थी, एक डर था, एक खौफ था कि कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि पता नहीं किस मोड़ पर हथियारों की जरूरत पड़ जाएगी और कहीं कम ना रह जाए। तो इसलिए दोनों ही शक्तियों ने हथियारों की होड़ लगा रखी थी आपस में। तीसरा था प्रतिस्पर्धा, यानी आगे एक दूसरे से आगे निकलने की भावना, एक दूसरे को पीछे नीचा दिखाने की और एक दूसरे देश से, यानी अमेरिका जो है वो सोवियत संघ को नीचा दिखाना चाहता था और अपना वर्चस्व यानी अपने आप को महान प्रदर्शन करना चाहता था। ऐसे ही जो सोवियत संघ है वो अपने आप को, इसी तरह से दोनों ही शक्तियां एक दूसरे से आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा की वजह से भी और अपने आप को महान दिखाने के चक्कर में भी शीत युद्ध में ही उलझी रही। 4 था विचारों की लड़ाई। विचारों की लड़ाई क्या थी बच्चों? कि पूंजीवाद। अमेरिका जो है एक पूंजीवादी देश है और पूंजीवाद का मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया कि पूंजीवादी क्या होता है, जहां पर जनता के हाथ में ही, यानी सरकार के पास शक्तियां कम होती हैं और जनता के हाथ में शक्तियां ज्यादा होती हैं और जो संसाधन होते हैं उन पर भी निजी लोगों का ही ज्यादा वर्चस्व रहता है। और जो साम्यवाद है, वो सोवियत संघ जो है एक साम्यवादी था, उसका समर्थक था, तो वो अपना साम्यवादी जो विस्तार नीति थी उसको बढ़ाना चाहता था और जो अमेरिका है वो चाहता था कि पूंजीवाद ही सबसे बढ़िया जो विचारधारा है और उसको ही पूरे संसार पर वो थोपना चाहता था। इस वजह से दोनों देशों के बीच जो विचारधाराओं की लड़ाई थी वो भी इसका मुख्य कारण थी। नंबर इसका 5, वर्चस्व बनाने की होड़। वर्चस्व की, कल को ऐसा हो कि एक शक्ति नीचे रह जाए और दूसरा कि कहीं मैं महान बन जाऊं, मतलब पूरे संसार पर मेरा ही दबदबा हो। ये जो है अपने आप को महान दिखाने की, अपने आप को सबसे ऊपर रखने की जो भावना थी वो भी इन शक्तियों के बीच में शीत युद्ध का मुख्य कारण बनी। तो ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा जाता है और 4 नंबर का ये आता है। तो अगर आप ये सारे पॉइंट लिखेंगे तो आपको पूरे 4 मार्क्स इसमें मिलेंगे। अब है कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ, ये क्वेश्चन 1 ही नंबर का आता है
और इसमें खाली आप लिखेंगे कि पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था। फिर है इसी में बच्चों कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। ये हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक। अब क्वेश्चन आता है कि किन के बीच में हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। तो देखो पूरा ही आपको इसमें याद रखना पड़ेगा कि मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र। अब मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे ये आपको पक्का याद रखना पड़ेगा। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ ये मित्र राष्ट्र थे, और जो जर्मनी, जापान और इटली ये ध्रुवीय राष्ट्र थे। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि जब अमेरिका और सोवियत संघ द्वितीय विश्व युद्ध में साथ थे तो फिर किस वजह से ये एक दूसरे के इतने कट्टर दुश्मन बन गए थे कि इतने लंबे समय तक एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और हथियारों के को इकट्ठा करने में लगे रहे। कल को मतलब तीसरा विश्व युद्ध कब छिड़ जाए ये पता ही नहीं था। ऐसी क्या वजह बन गई थी, तो ये मैंने अभी आपको ऊपर क्वेश्चन बताया था। अब देखो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी शक्तियां ही दो महान शक्तियां मतलब पूरे संसार ही में से ही दो महान शक्तियां बनकर के उभरी थी, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। तो अगर देखा जाए तो पूरा संसार ही दो हिस्सों में एक तरह से बट गया था, जिसे हम द्विध्रुवीय या दो ध्रुवीय विश्व भी कह सकते हैं। अब देखो बच्चों, आप यहाँ पर आप याद रखेंगे कि एक इसमें दक्षिण एक तो था यूरोप के अंदर एक देश था जर्मनी, और जर्मनी की राजधानी थी बर्लिन। तो एक खेमा तो बन गया था पश्चिमी खेमा, जिसका समर्थक था यूएसए। अब देखो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये पूरे संसार का मैप है, और ये यहाँ पर ये है पूर्वी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी का समर्थक कौन था? पूर्वी जर्मनी की तरफ जो है सोवियत संघ है, सोवियत संघ। और ये यहाँ से ही एक दीवार खिंच गई थी, जिसे बर्लिन की दीवार माना जाता है, बर्लिन की दीवार बोला जाता है। और जो इस तरफ था वो था यहाँ पर था अमेरिका। तो इस तरफ अमेरिका था और इस तरफ ये सोवियत संघ था, और ये बर्लिन की दीवार थी जो बीच में, जिसकी वजह से ये पूरा संसार ही दो हिस्सों में एक तरह से बट गया था। तो देखो ये पश्चिमी जर्मनी है, और इसके तरफ है यूएसए यानी अमेरिका, और ये है पूर्वी जर्मनी जिसकी तरफ है यूएसएसआर। तो दो खेमे हो गए, पश्चिमी खेमा और पूर्वी खेमा। और ये खेमे जो है किसकी वजह से हो गए हैं? ये बर्लिन की दीवार थी, जो कि इसकी वजह से ही पूरा संसार दो हिस्सों में बट गया था। बर्लिन की दीवार के कारण ही पूरा विश्व जो है दो गुटों में बट गया। पश्चिमी जर्मनी में अमेरिका और पूर्वी जर्मनी में सोवियत संघ, दो गुट एक तरह से बन गए थे। अब है कि दोनों महान शक्तियां ने क्या किया कि छोटे छोटे देशों को अपने में शामिल करना शुरू कर दिया। अब आप सोचोगे कि उनको क्या जरूरत थी कि छोटे छोटे देशों को अपने में शामिल करे, वो तो खुद इतने शक्तिशाली थे। लेकिन देखो फिर भी वो भी अपनी पावर को बढ़ाना चाहते थे एक तरह से, मतलब वो भी अपने आप को और ज्यादा महान और ज्यादा शक्तिशाली बनाना चाहते थे। और इसलिए अपनी जो उनकी विचारधारा थी, अमेरिका जो है पूंजीवादी था और वो सोवियत संघ जो है साम्यवादी, तो दोनों ही छोटे छोटे देशों को अपने में शामिल करना चाहते थे। और इस वजह से भी, क्योंकि इनसे छोटे छोटे देशों को भी लाभ था, छोटे देश भी इसलिए शामिल होना चाहते थे। अब इसी में एक क्वेश्चन आगे भी आएगा, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें कि जो महान शक्तियां थी वो छोटे देशों को अपने में शामिल करना चाहती थी। तो इससे छोटे देशों को क्या लाभ हो रहा था? क्योंकि बेवजह से तो कोई भी किसी में भी शामिल नहीं होगा, तो छोटे देशों को भी ऐसा क्या जरूरत पड़ गई थी कि वो इन देशों के बीच में शामिल हो रहे थे। तो नंबर 1 पर लिखेंगे आप कि सुरक्षा का वादा। अब जो छोटे छोटे देश थे उनको भी कल को कि कोई देश उनके ऊपर आक्रमण ना कर दे, और अब वो नए नए तो वो आजाद हुए थे, और एक दोबारा से आजादी खोने का डर उनके अंदर हमेशा ही बना रहता था। वो चाहते थे कि दोबारा से, वो नहीं चाहते थे कि दोबारा से कहीं वो गुलाम ना हो जाएं, इसलिए अपनी सुरक्षा का वादा मतलब सुरक्षा की भावना के लिए भी वो इन बड़े देशों की छत्र छाया में जाना चाहते थे। दूसरा है आर्थिक मदद, क्योंकि मैंने अभी बताया बच्चों कि ये नव स्वतंत्र देश थे जिनकी आर्थिक स्थिति अभी इतनी ज्यादा सुदृढ़ नहीं हुई थी, इसलिए इनको समय समय पर पैसों की जरूरत पड़ती थी अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसलिए भी ये देश जो है इन बड़ी शक्तियों के साथ
मिल गए थे। तीसरा था सैन्य सहायता। सैन्य सहायता कि जब भी कोई देश इनके ऊपर आक्रमण करेगा या इनको किसी भी वजह से अपने अपने बचाव के लिए जब भी सेना की जरूरत होगी तो ये महान शक्तियां समय समय पर इन्हें सैन्य सहायता भी देती थी। और 4 है हथियार। अभी ये नव स्वतंत्र थे और इनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि ये जो नए जो आजकल जो इनके पास मतलब नए से नित नए जो हथियार बनते जा रहे थे कि वो इनका आविष्कार कर सके या इन्हें बना सके। तो इसलिए ये जो महान शक्तियां थी वो इन्हें समय समय पर हथियार भी उपलब्ध कराती थी। अब है कि बर्लिन की दीवार कब बनी। अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि जर्मनी में बर्लिन की दीवार बनी थी जिससे जर्मनी 2 हिस्सों में बट गया था। ये बनी थी 1961 में। अब एक क्वेश्चन आता है कि अपरोध क्या है। अपरोध से आप क्या समझेंगे? वह स्थिति जिसमें दोनों देश आपस में युद्ध करने का खतरा नहीं लेते। अब देखो, आपने देखा कि अमेरिका और सोवियत संघ जो है हमेशा हर बार यही लगता रहा कि आज भिड़ेंगे, आज कहीं युद्ध आज ना हो जाए, हमेशा ही ये लगता रहा और पूरा संसार ही जैसे एक तरह से तनाव में रहा कि कहीं तृतीय विश्व युद्ध ना छिड़ जाए। लेकिन ऐसा हुआ कभी नहीं। तो दोनों ही देश आपस में युद्ध करने का खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे क्योंकि दोनों देश बहुत शक्तिशाली होते हैं। बहुत शक्तिशाली होते हुए भी युद्ध के बाद होने वाली हानि को उठाना नहीं चाहते थे क्योंकि दोनों ही देश ये जानते थे कि अभी जब 2 विश्व युद्ध हुए हैं तो कितनी जन की और माल की कितनी हानि हुई है। तो वो दोबारा से ऐसा नुकसान नहीं उठाना चाहते थे। बेशक वो युद्ध के लिए हमेशा डटे रहे और तनाव की स्थिति हमेशा संसार में बनी रही, पर दोनों ही शक्तियां बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि तृतीय विश्व युद्ध हो और किसी तरह का वो बिल्कुल भी इसके लिए कोई भी रिस्क जो है वो बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहते। अब देखो बच्चों, इन देशों ने क्या किया फिर अपने आप को, मतलब इन्होंने अपने आप को और ज्यादा वो अच्छा पावरफुल बनाने के लिए कुछ संधियां भी की। सेना संधि संगठन मतलब इन्होंने बनाने शुरू कर दिए। अमेरिका ने भी 3 ऐसे बनाए जिसका एक का नाम है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में नाटो बोला जाता है। नाटो। तो आपका ये क्वेश्चन आता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, नाटो की फुल फॉर्म क्या है? तो आप क्या बताएंगे? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। उत्तरी से हिंदी में बोलेंगे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949 को। और जब ये बना था बच्चों तो इसके सदस्य थे 12। आज के दिन वर्तमान में फिलहाल इसके 30 सदस्य हैं। और ये सारे जितने भी संधि संगठन बने थे इन सब का उद्देश्य यही था कि जो भी इसके सदस्य देश हैं ये उनकी सुरक्षा की भावना से बनाए गए थे। कि ये उद्देश्य क्या थे इनके कि जब भी कभी जरूरत पड़ेगी तो ये एक दूसरे की मदद करेंगे और अगर इन सदस्य देशों पर कभी भी हमला होता है तो वो जितने भी सदस्य हैं इनके वो सब पर हमला माना जाएगा और उसका जवाब सारे देश मिलकर के ही देंगे। तो एक तरह से ये सुरक्षा की भावना के तहत बनाए गए। अब अमेरिका ने ही दूसरा एक और संगठन बनाया था जिसे बोलते हैं सीटो। सीटो की फुल फॉर्म, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सीटो की फुल फॉर्म क्या है? साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसे हिंदी में क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 8 सितंबर 1954 को। ये आपने डेट याद रखनी है और इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। अब जो इसका उद्देश्य था वो क्या था? साम्यवादियों की विस्तारवादी नीतियों से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की रक्षा करना। इसमें भी यही था कि जब भी मतलब एक पर कुछ माना जाएगा वो सब के लिए सब पे लागू होगा। जो भी इसके सदस्य देश थे वो सभी मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे समय पड़ने पर और एक दूसरे का साथ देंगे। इसके बाद है एक सेंटो, इसे भी अमेरिका ने ही बनाया था। तो जो सेंटो है इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी सेंटो। इसका नाम है केंद्रीय संधि संगठन। केंद्रीय संधि संगठन, ये है केंद्रीय संधि संगठन। ये इसका उद्देश्य क्या था कि सोवियत संघ को मध्य पूर्व से दूर रखना और साम्यवाद के प्रभाव को रोकना।
ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अब देखो, जब अमेरिका ने 3-3 बना लिए तो अब सोवियत संघ क्यों पीछे रहेगा? तो सोवियत संघ ने भी उसके जवाब में एक संधि संगठन बनाया जिसे वारसा संधि के नाम से जाना जाता है। ये आप याद रखेंगे कि वारसा संधि किसने बनाया था? सोवियत संघ ने। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था इसे सोवियत संघ ने, इस संगठन का निर्माण सोवियत संघ ने 1955 में किया था और इसका उद्देश्य था नाटो का मुकाबला करना। यानी जो अमेरिका ने नाटो बनाया था उसका मुकाबला करने के लिए सोवियत संघ ने इसे बनाया था। इसमें शामिल देशों का मुकाबला करना। और अब देखो, मैंने एक क्वेश्चन अभी आपको इसमें वीडियो में अभी शुरू में ही मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि छोटे छोटे देश जो है वो महान शक्तियों में शामिल क्यों हो रहे थे, उनसे उनको क्या लाभ था। तो अब क्वेश्चन ये उसके विपरीत है बिल्कुल। इसमें है कि महान शक्तियों को छोटे देशों से क्या लाभ था। उसमें तो क्या था कि छोटे देशों को महान शक्तियों से क्या फायदा था। अब इसमें इसके विपरीत है कि महान शक्तियों को छोटे देशों से क्या फायदा था। तो देखो बच्चों, नंबर 1 तो है महत्वपूर्ण संसाधन। अब जब छोटे देश, ऐसा नहीं है कि उनके पास कुछ भी नहीं था, हो सकता है कि वो नव स्वतंत्र हुए हों, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके पास संसाधन भी नहीं थे। संसाधन तो हो सकते हैं और बहुत अच्छे भी हो सकते हैं। तो उनके पास जो तेल है, तेल के भंडार हो सकते थे, खनिज, पेट्रोल, जो कि बहुत बेशकीमती हैं, तो वो भंडार होते थे। तो ये महान शक्तियां एक तरह से उनका प्रयोग भी करती थी, इसलिए भी ये ऐसे देशों के साथ जुड़ना चाहती थी। दूसरा था भू क्षेत्र। जैसे कि भू क्षेत्र क्या है कि वहां की जमीन का प्रयोग अपने फायदे के लिए करना। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि क्यूबा एक बिल्कुल छोटा सा देश था। वहां पर भी देखो, जो सोवियत संघ उसका मित्र था, तो सोवियत संघ ने अमेरिका के ठिकानों पर निशाना बनाने के लिए वहां पर अपनी जो सैनिक अड्डे थे वो बना लिए थे और उसका फायदा उसने उठाया था। वहां पर सेना का संचालन वो आराम से कर सकते थे और उसका फायदा उठा सकते थे छोटे देशों का। तीसरा है सैनिक ठिकाने। यही बात मैं अभी आपको बता रही हूँ कि क्यूबा में ऐसा ही हुआ था। जासूसी करने के लिए सोवियत संघ ने वहां पर और अमेरिका के ठिकानों पर निशाना बनाने के लिए अपने जो सैनिक ठिकाने वहां पर बना दिए थे। चौथा है आर्थिक मदद। तो आर्थिक मदद क्या है कि छोटे छोटे, जब वहां पर आप सेना को तैनात करेंगे तो छोटे मोटे खर्चों के जो सेना का खर्चा होगा उसे ये देश जो है वो वहन कर देते थे। इससे भी इन शक्तियों को काफी फायदा होता था। तो मतलब दोनों ही तरफ से फायदा होता था। महान शक्तियों को भी फायदा था छोटे देशों को जोड़ने से और छोटे देशों को भी काफी फायदा था इन महान शक्तियों के साथ जुड़ने से। तो ये आपको स्पष्ट हो गया होगा अच्छी तरह से बच्चों, मेरे ख्याल से समझ भी आ गया होगा। ये भी 4 नंबर का ही कई बार पूछा जाता है। अब इसके बाद आता है एक क्वेश्चन कि नेहरू ने किन 2 देशों के बीच में समझौता कराया था। तो देखो, इसका आंसर आप लिखेंगे कि नेहरू ने उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में समझौता कराया था। तो अब देखा बच्चों आपने कि ये जो महान शक्तियां थी ये अपने फायदे के लिए छोटे देशों के साथ भी जो है अपना लगाव रखती थी ताकि समय पड़ने पर उनका वो उचित लाभ ले सकें, उनका फायदा उठा सकें। तो मेरे ख्याल से शीत युद्ध वाला ये पार्ट भी आपको अच्छी तरह से याद हो गया हो, मतलब अच्छी तरह से आपको समझ आ गया होगा और इससे आपको काफी मदद भी मिलेगी। और इस पार्ट्स में आपको यही याद रखना है कि सीटों की स्थापना किसने की, सेंटो की किसने की और नाटो की किसने की, वारसा जो संधि थी वो किस देश के द्वारा बनाई गई थी। मेनली इसमें यही पूछा जाता है और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इसमें यही है कि शीत युद्ध के कारण क्या थे और महान शक्तियों को छोटे देशों से क्या लाभ था और छोटे देशों को महान शक्तियों से क्या लाभ था। अभी इसका गुटनिरपेक्षता का पार्ट्स रहता है, वो मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। और मुझे लगता है कि शायद आपको समझ भी आ गया होगा। अगर बच्चे ध्यान से सुनेंगे तो सारा समझ भी आएगा। तो इसका आगे का पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। और अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आपको समझ आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें।